तो भाई आज ड्रू मैकिंटायर के फैंस को बड़ा ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि जिस बंदे को इतने टाइम से वो सपोर्ट कर रहे थे कि फाइनली भाई चैंपियन बन जाए ड्रू मैकिंटायर, उसी ड्रू मैकिंटायर का आज कहना है कि उनकी विक्ट्री में फैंस का कोई भी योगदान नहीं था। तो भाई ये बहुत गलत बात कर दी ड्रू मैकिंटायर ने। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज भाई हम आज ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां WWE ने आज से सैटरडे नाइट मेन इवेंट का बिल्डअप स्टार्ट कर दिया है, जो कि ओरिजिनली भाई रॉयल रंबल का बिल्डअप होना चाहिए था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हमें धमाकेदार एंट्री देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर की, जो कि अभी नए WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हैं। तो भाई उनका स्वागत भी बड़ा गाजे बाजे के साथ करा जाता है। अभी क्राउड का रिएक्शन भी बहुत धमाकेदार सा था ड्रू मैकिंटायर के लिए, जो कि बू में बदलने वाला था, क्योंकि रिंग में आने के बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने मेरे लिए करा क्या है। अभी जब वो ब्लड लाइन वॉर में फंसे हुए थे और सीएम पंक के साथ उनकी फ्यूड हो रही थी, तब फैंस सीएम पंक और रोमन रेंस को सपोर्ट कर रहे थे और फैंस ने उनके नाम के कोई भी हैशटैग नहीं निकाले। तो भाई इस विक्ट्री में क्राउड की तरफ से कोई भी खास योगदान ड्रू मैकिंटायर को लगा नहीं, लेकिन एक बंदा था जो कि उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहा था, जहां वो खुद का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैंने ही खुद को सपोर्ट किया, इसीलिए आज मैं WWE चैंपियन बन गया हूं। अभी WWE ने बड़ा ही स्मार्ट गेम खेला, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर हील है और उन्हें फेस वाला रिएक्शन मिल रहा था। तो सबसे पहले चैंपियन बनने के बाद ड्रू मैकिंटायर ने क्राउड को ही टारगेट करा, जिसके बाद उन्हें जो चाहिए था वो मिल भी जाता है, क्योंकि बहुत लाउड बू शुरू हो जाते हैं और यहाँ कोडी रोड्स के नाम के भी बड़े लाउड चैंट लगाए जा रहे थे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स से कहते हैं कि भाई तू अगर सोच रहा है कि तुझे रीमैच मिल जाएगा तो ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ हेल का इनका जो मैच हुआ था उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल क्लॉज डाला था, जिसके हिसाब से कोडी रोड्स को रीमैच नहीं मिलेगा अगर ड्रू मैकिंटायर मैच को जीतते हैं। तो अब कोडी रोड्स को फिर से मेहनत करके ऊपर आना पड़ेगा। अभी ये स्पेशली इसीलिए दिखाया गया होगा क्योंकि WWE अभी चाहती नहीं है कि कोडी रोड्स डायरेक्ट फिर से चैंपियनशिप के लिए जाएं, क्योंकि फिलहाल उनके प्लान्स थोड़े दूसरी साइड जा रहे हैं। पर शायद बहुत टाइम पहले WWE ये रीमैच का क्लॉज खत्म कर चुकी थी, जो कि शायद अब तक WWE वाले भी भूल गए होंगे कि ऐसा कुछ हुआ भी था। अभी इसके बाद यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। हमें पता है कि ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन की भी तगड़ी राइवलरी रह चुकी है एक टाइम पर। तो यहाँ रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई मैं पहले भी तुझे हरा चुका हूँ और दोबारा तुझे हराने के लिए रेडी हूँ। अभी यहाँ इसके बाद अचानक से भाई जेकब फाटू की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और बिना किसी देरी के सीधा आकर वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ही अटैक करते हैं। इसके बाद रिंग के बाहर भी इनकी ब्रॉल होती है और ड्रू मैकिंटायर यहाँ से भाग लेते हैं और उनके पीछे पीछे जेकब फाटू भी क्राउड से बैक स्टेज चले जाते हैं। अभी यहाँ इस बसर के चक्कर में मिज को मौका मिल जाता है और यहाँ अचानक से आकर वो रैंडी ऑर्टन को स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं। अब नेक्स्ट मैच भी वैसे इन्हीं का होने वाला था, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था। अभी सबसे पहले तो ये लड़ते लड़ते रिंग के बाहर जाते हैं और मिज सुप्लेक्स लगाते हैं अनाउंसिंग टेबल के ऊपर रैंडी ऑर्टन को। बाकी रिंग में भी हमें इनका थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन पता था हमें कि इस मैच में रैंडी ऑर्टन हारने नहीं वाले। तो RKO के साथ मिस को हराकर रैंडी ऑर्टन अब क्वालिफाई कर गए हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। अभी इसके बाद बैकस्टेज से एक फनी सा सेगमेंट भी दिखाया जाता है हमें, जहां ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू से भाग रहे थे। यहाँ रास्ते में इलिया ड्रैगनोव भी उनसे टकरा जाते हैं, जहां वो कह रहे थे कि भाई मैं तुझे हरा दूंगा, चैंपियनशिप के लिए मैं आ रहा हूँ। लेकिन ड्रू मैकिंटायर की शक्ल से लग रहा था कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ वो इलिया ड्रैगनोव से कह के चले जाते हैं कि हाँ भाई जो तू करने वाला है वो कर ले, बाद में मैं तुझे रॉयल रंबल में देख लूँगा। इसके बाद हमें बैकस्टेज से ही व्हाइट 6 और MFT के भी अलग अलग वीडियो पैकेजेस दिखाए जाते हैं। अभी लास्ट वीक सोलो सिकोआ ने अंकल हाउडी से उनका लालटेन ले लिया था। तो भाई यहाँ व्हाइट 6 का तो कहना था कि वो लालटेन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसे वापस ले लेंगे, लेकिन सोलो सिकोआ का कहना था कि अगर तुम लोगों को ये लालटेन चाहिए तो उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दे दो, जो कि वैसे बाद में उन्हें मिल भी जाता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ अभी होने वाला था व्हाइट 6 और MFT के बीच में। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का भी बैकस्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां अलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर से नाराज लग रही थी, क्योंकि लास्ट वीक उन्हें चैंपियनशिप के लिए मैच मिला था और शार्लेट फ्लेयर वहां थी नहीं। अभी बताया गया था कि शार्लेट फ्लेयर बीमार हैं, इसीलिए वो नहीं आई। तो यहाँ अलेक्सा ब्लिस कह रही थी कि भाई तू सच में बीमार थी या फिर नाटक कर रही थी। अभी फिलहाल तो इनके बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। इसके बाद जैसे नाया जैक्स और लेस लेजेंड भी आती हैं, जो कि शार्लेट फ्लेयर को अगेन भड़काने की कोशिश कर रही थी, पर शार्लेट फ्लेयर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मैच वैसे हमें अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का ही देखने को मिलता है, जो कि जूलिया और कियाना जेम्स के साथ होता है। अभी इस मैच में हमें कुछ खास देखने को मिलता नहीं है और बड़ी आसानी से अलेक्सा ब्लिस कियाना जेम्स को पिन करके शार्लेट फ्लेयर के साथ विक्ट्री ले लेती हैं। और अगेन भाई फिर से हमें वो नाया जैक्स और लेस लेजेंड का अटैक देखने को मिलता है, जो कि पता नहीं भाई कितने टाइम से हमें सेम टू सेम देखने को मिल रहा है।
वैसे इनका भी नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस हो चुका है, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होगा वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अभी इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स। अभी शायद पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोडी रोड्स बिना टाइटल के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब भी वो टाइटल को चेज करते हैं तो वो शायद उन पर ज़्यादा सूट करता है। तो भाई चैंपियन से ज़्यादा उन्हें चैलेंजर होना चाहिए। प्रोमोज यहाँ वैसे अगेन उनके कॉर्पोरेट वाले ही हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ वो बस क्राउड के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ उनका कहना था कि भाई वो बस कंपनी के चैंपियन नहीं थे, वो क्राउड के चैंपियन थे। अभी हमें पता है कि ड्रू मैकिंटायर के स्पेशल क्लॉज की वजह से उन्हें चैंपियनशिप के लिए रीमैच तो नहीं मिलने वाला, लेकिन भाई कोडी रोड्स ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है और यहाँ वो अनाउंस करते हैं कि अब वो रॉयल रंबल में जाने वाले हैं और नेक्स्ट उनका टारगेट अब रॉयल रंबल की विक्ट्री होने वाली है, क्योंकि उनका इरादा है कि वो तीसरी बार जीतेंगे। अभी तक ये कारनामा सिर्फ स्टीव ऑस्टिन ने ही करके दिखाया है, तो भाई कोडी रोड्स के पास भी अब तगड़ा मौका है ऐसा कुछ कारनामा करके दिखाने का। यहाँ कोडी रोड्स वैसे जाते जाते जेकब फाटू की भी बात करके जाते हैं कि भाई मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ने वाला हूँ। अभी वैसे जेकब फाटू के साथ कोडी रोड्स का हमें एक तगड़ा इंटरेक्शन देखने को मिलने वाला था। नेक्स्ट इसके बाद बैक स्टेज से हमें मैट कैराडोना का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ फिर से वो वही बात कर रहे थे कि उन्हें चैंपियनशिप चाहिए, जो कि लास्ट वीक वो कोडी रोड्स से कह रहे थे। भी कोडी रोड्स तो चैंपियन नहीं है तो ड्रू मैकिंटायर के पीछे वो जाने वाले हैं। यहाँ वो ये भी बताते हैं कि फर्स्ट मैच भाई ड्रू मैकिंटायर का WWE में उन्हीं के साथ हुआ था। अभी इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें ट्रिक विलियम्स के साथ मैट कैराडोना का ही देखने को मिलता है और ये भी नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच था सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। अभी मैच तो ये हमें ठीक ठाक सा देखने को मिलता है, लेकिन भाई मैट कैराडोना की यहाँ बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अभी लग रहा था कि शायद उनका बहुत बड़े लेवल पर कुछ हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है अब कि ऐसा कुछ होने वाला है और इसकी शुरुआत यहीं से हो गई, क्योंकि इस मैच में वो हार गए हैं और ट्रिक विलियम्स सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए एडवांस कर गए हैं। अभी इसके बाद अचानक से किट विल्सन की एंट्री होती है, जो कि आते से ही मैट कैराडोना के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो बताओ भाई, ये तो हालत हो रखी है मैट कैराडोना की। इसके बाद भाई किट विल्सन को बोलने का मौका दिया जाता है, जहां वो बस टाइम पास कर रहे थे। तभी पीछे से अचानक से जेकब फाटू आकर उन पर अटैक कर देते हैं। अभी जेकब फाटू कोडी रोड्स के प्रोमो के टाइम पर तो नहीं आए, लेकिन यहाँ वो बहुत गुस्से में आए थे, जहां उनका कहना था कि भाई तू मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है। तो अभी वो रिंग में ही खड़े हैं, कोडी रोड्स को अगर उन्हें फेस करना है तो वो आ सकते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स भी आते हैं, जो कि भाई बड़े गुस्से में आए थे और हमें इन दोनों के बीच में एक तगड़ी सी ब्रॉल देखने को मिलती है। लेकिन ये ब्रॉल पूरी तरह से हो नहीं पाती, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी आकर दोनों को रोक लेती है। इसी के साथ भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए अब इनका मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। तो ड्रू मैकिंटायर से डील करने से पहले जेकब फाटू और कोडी रोड्स एक दूसरे से डील करने वाले हैं। अभी वैसे ये साइड फ्यूड बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है और जेकब फाटू का इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें सोलो सिकोआ और डेमियन पीस्ट का मैच देखने को मिलता है और ये भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था। यहाँ वैसे सोलो सिकोआ वो लालटेन लेकर भी आए थे और ब्रे वाइट की तरह वो उसे बुझाकर भी दिखा रहे थे। अभी ये मैच तो ठीक ठाक सा ही था, लेकिन यहाँ MFT थी तो भाई चुल तो होने ही वाली थी। तो MFT के बंदे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे डेमियन पीस्ट को, लेकिन तभी अचानक लाइट्स आउट होती हैं और व्हाइट 6 की एंट्री हो जाती है। अभी यहाँ इसके बाद दोनों पार्टीज में भसड़ होती है और नुकसान भुगतना पड़ता है सोलो सिकोआ को, क्योंकि भाई इस मैच में सोलो सिकोआ पिन हो गए हैं और जीत हो गई है डेमियन पीस्ट की और अब वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। वैसे एक मोमेंट पर वो लालटेन अंकल हाउडी के हाथ में लग तो जाता है, लेकिन टाला टोंगा आ जाते हैं और उन पर अटैक करके वो लालटेन उनसे छीन लेते हैं। अभी शायद इनका मैच नेक्स्ट वीक चैंपियनशिप के साथ साथ लालटेन के लिए भी होने वाला है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है। अभी नेक्स्ट वीक सैमी ज़ेन ने कह दिया था कि वो चाहते हैं कि कोडी रोड्स रिटेन कर लें टाइटल, तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर शायद चिढ़ाने आए थे सैमी ज़ेन को। सैटरडे नाइट मेन इवेंट कनाडा से होने वाला है, जो कि सैमी ज़ेन का होम टाउन है। तो भाई सैमी ज़ेन का यहाँ कहना था कि वो फैटल 4-वे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जीतने वाले हैं, जिसके बाद रॉयल रंबल में फाइनली वो ड्रू मैकिंटायर से चैंपियनशिप भी ले लेंगे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि पहले भी हमारा 11 बार मैच हो चुका है, जिसमें से 11 के 11 मैचेस मैंने ही जीते हैं। तो भाई अगर तुझे मेरे साथ मैच मिल भी जाएगा इतनी मेहनत करके, तो भी मैं ही जीतने वाला हूँ। वैसे फिलहाल देखकर लग रहा है कि क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट सैमी ज़ेन के होम टाउन से है, तो शायद वो जीत सकते हैं और यहाँ शायद WWE वही टीज कर रही थी। नेक्स्ट होता है कार्मेलो हेस का US टाइटल ओपन चैलेंज, जिसे आंसर करते हैं TNA के सुपरस्टार लियोन स्लॉटर। अभी लियोन स्लॉटर को हमने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी देखा था और हमें पता है कि कितने खतरनाक तरीके से वो रेसल करते हैं। तो भाई यहाँ भी उनकी खतरनाक सी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और ये मैच हमें रेसलिंग वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन स्टिल लियोन स्लॉटर को शायद यहाँ शॉक फैक्टर के हिसाब से ही लाया गया था और फिलहाल US टाइटल कार्मेलो हेस के हाथ से शायद नहीं जाने वाला। तो यहाँ भाई कार्मेलो हेस की ही विक्ट्री हो जाती है
पर अभी देखकर लग रहा है कि लियोन स्लॉटर को WWE और भी ज़्यादा मेन रोस्टर में यूज़ करने वाली है। अभी इस मैच को वैसे बैक स्टेज से नाकामुरा बड़े गौर से देख रहे थे, जिसके बाद टामा टोंगा से भी उनकी मुलाकात होती है और पिछले कुछ टाइम से WWE टामा टोंगा और शिंसुके नाकामुरा का कुछ तो कनेक्शन दिखा रही है। बाकी यहाँ टामा टोंगा का कहना था कि वो US टाइटल के लिए जाने वाले हैं जब MFT के पास टैग टाइटल्स आ जाएंगे उसके बाद। और भाई शिंसुके नाकामुरा का नंबर अब नहीं लगने वाला। नेक्स्ट इसके बाद जॉर्डन ग्रेस और चेल्सी ग्रीन का भी मैच हमें देखने को मिलता है और ये मैच क्या ही था, बड़ी आसानी से जॉर्डन ग्रेस चेल्सी ग्रीन को हरा देती हैं। यहाँ जेड कारगिल भी आई थी मैच को देखने के लिए, तो जॉर्डन ग्रेस उनसे कहती हैं कि भाई तू बस देखती रहेगी या फिर मुझे कन्फ्रंट भी करेगी। अभी इनका कन्फ्रंटेशन भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन चेल्सी ग्रीन अटैक तो जॉर्डन ग्रेस पर करने जाती हैं, लेकिन गलती से वो जेड कारगिल पर हो जाता है। जिसके बाद भाई यहाँ जॉर्डन ग्रेस टाइटल को रेस करती हैं और यहाँ से लग रहा है कि शायद अब वो नेक्स्ट वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ही जाने वाली हैं। इसके बाद वैसे बैक स्टेज से हमें फ्रेक्सियम का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ दोनों एग्जॉम के मास्क पहनकर आए थे। अभी लास्ट वीक जॉनी गार्गानो ने एग्जाम का मास्क पहनकर नेथन फ्रीजर पर अटैक कर दिया था, तो यहाँ भाई दोनों मिलकर जॉनी गार्गानो पर अटैक करते हैं और यहाँ हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट वीक जॉनी गार्गानो और नेथन फ्रीजर का मैच होने वाला है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें ट्रिक विलियम्स देखने को मिलते हैं जो कि बकवासी कर रहे थे कि अब जो भी उनके सामने आएगा वो उसे तोड़ने फोड़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ उनके सामने डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं जहाँ उनका कहना था कि भाई तू मुँह ही चलाता है या फिर हाथ पैर भी चलते हैं तेरे। अभी ये सब इसीलिए करा जा रहा था क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड का मैच कराना था, जो कि इसके बाद अनाउंस भी हो जाता है। इसके बाद स्मैकडाउन का मेन इवेंट होता है सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगनॉफ के बीच में, और ये भी भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच था। अभी पहले भी ये खतरनाक बैंगर मैच दे चुके हैं, तो ये मैच भी वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल पहले जो इनका मैच हुआ था वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी यहाँ इलिया ड्रैगनॉफ लग तो बहुत डोमिनेट रहे थे, लेकिन सैमी ज़ेन उन्हें काउंटर अच्छी तरीके से कर रहे थे। बाकी बात करें मैच की एंड की, तो भाई हेलुआ किक के साथ यहाँ सैमी ज़ेन ने मैच को जीत लिया है और अब वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए एडवांस कर चुके हैं, लेकिन विक्ट्री सेलिब्रेट करने का उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिलता क्योंकि ट्रिक विलियम्स उनके ऊपर आकर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। आज की स्मैकडाउन भी वैसे अभी जो बाकी की स्मैकडाउन हो रही हैं वैसी ही देखने को मिली, और अभी भी WWE ने स्मैकडाउन की क्वालिटी को कंटिन्यू करके रखा है। अभी नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन के बाद हमें सीधा सैटरडे नाइट मेन इवेंट ही देखने को मिलेगा, जिसके लिए भी भाई तैयारी तो अच्छी खासी कर ली है WWE ने। बाकी कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी, और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।